हेलो स्टूडेंट्स, आप भी जान चुके होंगे कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2023 के एनुअल एग्जामिनेशन के लिए मैथ का मॉडल पेपर जारी कर दिया है। और इस मॉडल पेपर के आधार पर आप कह सकते हो कि 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के स्थान पे आपको 2 गुना क्वेश्चन इस बार मिलेगा, यानी कि 100 क्वेश्चन मिलेगा। ठीक उसी तरह से जो 2 मार्क्स का 2 नंबर का 15 क्वेश्चंस का आंसर करने हैं, उसमें 2 गुना क्वेश्चन यानी कि 30 क्वेश्चन मिलेंगे। उसी तरह से 5 नंबर के 4 क्वेश्चंस का जवाब देना होता है, जिसमें आपको उसका दुगुना यानी 8 सवाल मिलने वाले हैं। अर्थात इस तरह से कुल 138 सवाल आपको आएंगे। ये एकदम क्लियर हो चुका है, इसलिए थोड़ी सी आसानी है। पिछले बार कुछ दिन पहले ये जानकारी दी गई थी बोर्ड के द्वारा कि कोरोना काल के चलते 2 साल दोगुना क्वेश्चन मिले थे, लेकिन इस बार नहीं मिलेंगे। लेकिन उस संभावनाओं को निरस्त करते हुए क्लियर हो चुका है कि इस बार भी आपको दोगुने सवाल मिलेंगे। ठीक है, तो अभी हम इस वीडियो के माध्यम से उसी मॉडल पेपर में पूछे गए दिए गए सारे प्रश्नों को सॉल्व करूँगा। आप ध्यानपूर्वक उसको देखो और समझो कि कैसे उसे आप आसानी से हल कर सकते थे। क्योंकि देखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को करने में आप कर तो लो, लेकिन एक अलग स्टाइल से करना होता है, ताकि आप 60 मिनट के अंदर अंदर 50 ऑब्जेक्टिव कर पाओ। दूसरी चालाकी ये भी आपको देखना होगा एग्जामिनेशन हॉल में, खास करके कि जितना जल्दी आप जो क्वेश्चन कर लो, क्योंकि कोई भी क्वेश्चन हो, चाहे आसान हो या टफ, आपको मार्क्स तो एक ही मिलने वाले हैं ऑब्जेक्टिव के लिए। तो जितना जल्दी जो क्वेश्चन बन पाएगा उसी को आप बनाओ। टोटल क्वेश्चन करने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप जितना भी क्वेश्चन करोगे, हो सकता है आपके पास टैलेंट है तो 50 से ज़्यादा क्वेश्चंस को आप हल कर दोगे, लेकिन शुरू के जो 50 क्वेश्चन होंगे उसी के आधार पर आपकी मार्किंग होगी। तो आप भी मेरे साथ पेन पेपर निकाल लो और देखो कि कितना क्वेश्चन आप खुद कर सकते हो। मैं भी तो सॉल्व करते जा रहा हूँ। ठीक है, आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितना क्वेश्चन आप खुद से कर पाए। ठीक, और एक सबसे ज़रूरी बात है, हॉटली मैं आपसे कर रहा हूँ, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे, अभी मैं नहीं कर रहा हूँ, अगर अच्छा लगे, आपके काम का चीज़ हो, तो एक लाइक ज़रूर कर देना और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। इससे जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता, मैं ऐसे ही नॉलेजेबल वीडियो इस चैनल पे अपलोड करूँगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप फ्रेंड को भी इसे शेयर ज़रूर कर देना। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करना। तो देखिए, इसका जो पहला सवाल आपको दिख रहा होगा वो मैट्रिक्स से दिया गया है। मैट्रिक्स को गुना करना है। देखिए, हम ऑब्जेक्टिव के साथ साथ बहुत जल्दी इसको सॉल्व नहीं करने वाले हैं, आपको सॉल्व करने का तरीका भी बताएंगे, इन उस क्वेश्चन का सॉल्यूशन बताएंगे। ऐसा नहीं कि ABCD सिर्फ आंसर बता दूंगा, उससे आपको कुछ नहीं होने वाला है। आप उसको सीखो कि कैसे जब भी आपको वो सवाल एग्ज़ाम में उस तरह से आए, आप कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो सबसे पहले ये जान लो कि मैट्रिक्स को गुना करने का शर्त क्या है। अगर पहला मैट्रिक्स आपको इस तरह से रहे, यानी कि M उसमें पंक्ति हो, N स्तंभ हो, तो दूसरा मैट्रिक्स में निश्चित रूप से N पंक्ति होना चाहिए, भले उसमें स्तंभ कितना भी क्यों न हो। तभी आप इसको गुना कर पाते हो। और गुना करने के बाद जो नया मैट्रिक्स आता है उसमें M पंक्ति होगा और P स्तंभ होंगे। यही गुना करने का नियम है, गुना करने का शर्त है, और इसी के आधार पर हम इसको गुना कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो, अगर हम गुना करते हैं इसको तो, और एक बात दूसरा ये भी याद रखो कि हम रो को कॉलम से गुना करते हैं। ठीक है, आप जानना चाहिए आपको, रो को कॉलम से गुना करते हैं तभी मैट्रिक्स का गुना होता है। ठीक है, तो देखिए, 2 को हम 3 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 6, इस तरह से 6 हो जाएगा। और 0 को 7 से करेंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 6 हो जाएगा पहला एलिमेंट, ये याद रखना। फिर फर्स्ट रो को सेकंड कॉलम से करेंगे तो 2 5 जा 10
और फिर 0 तो यहाँ जाएगा 10। तो 6 10 फर्स्ट रो में आने वाला है। तो देखिए एक तरीका और भी अपनाना चाहिए खास करके एग्जामिनेशन हॉल में, ताकि आप ऑब्जेक्टिव जल्दी कर पाते हो, कि फर्स्ट रो में 6 और 10 होगा। ठीक है, तो 6 और 10 देखो किस में है, इसमें है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो फिर आपको ज़्यादा नहीं करना है, आपका आंसर क्या हो जाएगा डी। ये तो वो ऑब्जेक्टिव पिकअप करना कि एग्जामिनेशन हॉल में आप जल्दी कर सकते हो। लेकिन अगर मल्टीप्लाई करना है तो फिर देखो 0 3 जा 0 और 2 7 जा 14, तो 14 आ रहा है। फिर 0 को 5 से करोगे तो 0 हो जाएगा और 2 1 जा 2, तो यही आंसर होगा डी। तो कमेंट करके बताना कि आपको ये करने आता था या नहीं। जितना कमेंट करोगे हम सोचेंगे बच्चे उतना कॉन्शियस है और उतना ही उत्साह से मैं अगला वीडियो भी बनाऊंगा। अगला क्वेश्चन भी मैट्रिक्स के गुना करने से है। आप देख सकते हो ध्यान से कि जो फर्स्ट मैट्रिक्स है वो 2/2 का है और सेकेंड मैट्रिक्स है 2/1 का। तो जब इसको आप गुना करोगे ना, मल्टीप्लाई करोगे, तो 2/1 का यानी 2 पंक्ति होगा 1 स्तंभ होगा, ऐसा मैट्रिक्स आएगा। और 2 गुना 1 में 2/1 मैट्रिक्स में 2 ही अवयव आएगा, 2 ही एलिमेंट आएगा। ठीक है, तो अगर आप जानते हैं ना, अब देखिए, तो इसका मतलब ये श्योर हो गया कि ये आंसर में नहीं आएगा, ये भी आंसर में नहीं आएगा। अब बातें बचती है 2 सी और डी में। तो आपको क्या मैंने बोला, 2 × 1 का मैट्रिक्स आएगा, यानी 2 रो होगा 1 ही कॉलम होगा। तो 2 रो 1 कॉलम, देखो ये तो नहीं है, इसमें तो 1 ही रो है, तो ये भी नहीं आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या होगा स्टूडेंट, सी। वेरी गुड, सी होगा। ये तो हुआ स्मार्ट तरीका जिससे आप जल्दी आंसर निकाल सकते हो। जबकि मल्टीप्लाई करना हो तो 4 × 1 4 प्लस 9 × 7 63, तो 63 + 4 67 आ जाएगा। और उसी तरह से सेकेंड रो को अगर फर्स्ट कॉलम से, एक ही कॉलम है ही, तो 6 हो जाएगा और 3 7 जा 21 यानी कि 27। तो उस हिसाब से भी ये सी होगा। तो आपको मैंने ट्रिक भी बता दिया और डायरेक्ट आंसर भी बता दिया, तो 2 का होगा सी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तो अगला सवाल आपका क्या है, -π से π cos x का इंटीग्रेशन पूछा है। ठीक है स्टूडेंट, -π से π cos x का इंटीग्रेशन पूछा गया है। ठीक है, तो देखो cos x का इंटीग्रेशन होता है क्या चीज़, sin x। वेरी गुड। और sin x में अपर लिमिट है आपका π, लोअर लिमिट है -π। तो अपर लिमिट रखोगे sin x, तो sin π कितना होता है 0 माइनस। अब x के जगह पे फिर लोअर लिमिट रखोगे तो sin -π लिखोगे ना, लेकिन sin π हो या sin -π, एक्स एक्सिस पर जितना भी एंगल होता है ना स्टूडेंट, सभी के लिए sin का वैल्यू 0 ही होता है। तो 0 - 0 0, तो इस सवाल का आंसर होगा आपका ए। समझ में नहीं आएगा तो स्टूडेंट कमेंट करके ज़रूर बताना कि किस खास क्वेश्चन में आपको समझ नहीं आएगा। उसका निराकरण हम अगले वीडियो में निश्चित रूप से करेंगे, क्योंकि इस चैनल का खास उद्देश्य स्टूडेंट यही है कि आप इससे कुछ सीख सको। ठीक, अगला क्वेश्चन 4 नंबर है, cos² x sec x को इंटीग्रेट करना आपको। तो देखो स्टूडेंट, cos² थीटा है, sec थीटा है। तो आप जानते हो कि cos थीटा, तो cos² थीटा को लिख लो cos थीटा इंटू cos थीटा, और sec थीटा को क्या लिख सकते हैं 1/cos थीटा। एक cos कैंसिल हो जाएगा आपका, यानी सिर्फ इंटीग्रेशन आपको cos थीटा का चाहिए। तो cos थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है, फॉर्मूला ज़रूर याद कर लो। अगर आपको फॉर्मूला, मैं कह रहा हूँ एज ए टीचर, मैं कह रहा हूँ कि अगर आपको फॉर्मूला नहीं याद है इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का, फॉर्मूला याद कर लो। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे ना जो आपको फॉर्मूला से ही जल्दी बन जाएंगे, इसलिए निश्चित रूप से आप फॉर्मूला ज़रूर याद कर लो अगर नहीं याद है तो, क्योंकि अब उतना वक्त नहीं रहा। ठीक है, तो कॉस्ट का समाकलन, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है, तो इसका आंसर होगा सी। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा उटपटांग आपको दिखेगा। क्वेश्चन है इंटीग्रल ऑफ cosec टू द पावर 4x प्लस cot टू द पावर 4x माइनस 2 cosec² x इंटू cot² x dx। इसको समाकलन करना है। स्कीप वीडियो को मत करो यार, क्योंकि स्कीप करने से ना मेरा तो कुछ जाएगा या नहीं जाएगा ना, आपका बहुत कुछ चला जाता है। डाटा लग भी रहा ना आपका,
तो आप ये समझो कि आपका काम हो रहा, आप उससे कुछ सीख रहे हो, और स्किप कर दोगे तो उसका जो रिदम है ना टूट जाता है आपका। आप समझने के लिए ना इस वीडियो को देख रहे हो, हाँ, तो एकदम स्किप मत करो, कुछ सीख लो। तो ये देखो इसी फॉर्मूला पे आधारित है आपका, कि आप ध्यान से देखोगे ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लिखा हुआ है, जहाँ पे ए आपका कॉसेक स्क्वायर है, बी आपका कॉट स्क्वायर है, क्योंकि ये कॉसेक स्क्वायर का स्क्वायर है, कॉट स्क्वायर का स्क्वायर है, माइनस 2ab है। यानी जब इसको हम शॉर्ट में करेंगे ना, तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा या एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर। और आप जानते हो कि कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स कितना होता है, 1। वेरी गुड 1 होता है। ठीक है स्टूडेंट, इसका मतलब फाइनली आपका जो फंक्शन है ना सिर्फ 1 आ गया, यानी सिर्फ dx, और dx यानी 1 का इंटीग्रेशन dx क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट, x प्लस k, जहाँ k इंटीग्रल कांस्टेंट है, इसका आंसर हो जाएगा c। वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसका आंसर होगा c। देखो मॉडल पेपर का मतलब ये होता है स्टूडेंट ना, कि आपको इसी तरह से क्वेश्चंस आने वाले हैं, इसलिए इतना जब भी हो ज़्यादा से ज़्यादा आप इस तरह से क्वेश्चन का प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6, 2 sin x माइनस 3 cos x को इंटीग्रेट करना, समाकलन करना। तो देखो 2 sin x है तो 2 तो रहेगा, साइन का होगा माइनस कॉस, तो माइनस 2 cos x हो जाएगा, फिर माइनस 3 cos का sin x, तो फाइनल आंसर क्या हो गया, माइनस 2 cos x माइनस 3 sin x, माइनस 2 cos x माइनस 3 sin x, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। अगला सवाल है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 7, सेक स्क्वायर एक्स बाई 10x dx का इंटीग्रेट करना है। तो यहाँ पर लगाएंगे प्रतिस्थापन मेथड, यानी कि मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आप क्या करते हो कि 10x को t मान लो, अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, ये अवकलन कर दो, तो सेक स्क्वायर एक्स dx किसके बराबर हो जाएगा, dt के बराबर। अब आपका सवाल हो गया सेक स्क्वायर एक्स dx किसके जगह होगा, dt, और dt बाय टी, तो dt बाय टी यानी 1/x का यहाँ फॉर्मूला लगेगा, तो dt बाय टी का हो जाएगा स्टूडेंट log t प्लस c, तो log और t माने थे आप किसको, 10x को, वेरी गुड, 10x को, 10x प्लस c, तो log 10x प्लस c आपका यहाँ पर आंसर होगा, log 10x प्लस c। अब देख लो ये ऑप्शन किस में है, तो सी में है, तो सी इसका सही आंसर हुआ। क्वेश्चन नंबर 8, 7 इंटू एक्स का पावर 6 बाय एक्स का पावर 7 माइनस 49। तो यहाँ पे आप कर लोगे माना कि, यानी लेट एक्स का पावर 7 माइनस 49 इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो एक्स का पावर 7 का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, 7 इंटू एक्स का पावर 6, उधर वाला dx बराबर dt। तो आप अब देख सकते हो ना कि ऊपर में क्या लिखा हुआ, 7x का पावर 6 लिखा हुआ है, तो 7x का पावर 6 के जगह पर आप सिर्फ dt लिखोगे, तो आपका क्वेश्चन आ जाएगा dt बाय t, और dt बाय t का क्या चीज़ होगा, log t, यानी log x का पावर 7 माइनस 49 आंसर होगा, log x का पावर 7 माइनस 49 आंसर होगा। ये याद रखना पूरा का पूरा, तो आप यहाँ पे कंफ्यूज नहीं हो। कंफ्यूज क्या होता है, यहाँ भी देखिए वही है, यहाँ भी कुछ तरह से है, यहाँ भी 1/7 है, यहाँ पर 7, ये दोनों आंसर नहीं होगा क्योंकि आपको 7 आना ही रहता। आपका आंसर आया था log x का पावर 7 माइनस 49, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। कमेंट करके बताना स्टूडेंट कि इसको आप, इस क्वेश्चन को आप खुद कर सकते थे या नहीं। अगला क्वेश्चन नंबर 9, dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4, dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4, यानी आपका है क्वेश्चन dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस 4, जिसे लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर। यानी यहाँ पे आपका फॉर्मूला लग जाएगा dx बाय एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, जो कि होता है 1/a, तो 1/2 tan इनवर्स x अपॉन a, x/2
ओके, प्लस सी। तो आपका देखिए इससे आंसर मैच कौन करता है, 1/2 tan इनवर्स x/2 प्लस सी या के, कांस्टेंट कुछ भी आप डाल सकते हो, यानी इसका आंसर होगा सी। क्वेश्चन नंबर 10, -½ to ½ log ऑफ 1 + x/1 - x। ये स्टूडेंट गजब का क्वेश्चन है, थोड़ा सा ध्यान देने वाली बात है। आप एक प्रॉपर्टी याद रखो, -a to a fx dx, ठीक है, -a to a fx dx ये जीरो होता है अगर कंडीशन जुड़ा हुआ इफ fx इज ऑड फंक्शन, fx इज ऑड फंक्शन, यानी कि विषम फलन हो तब। तो विषम फलन यहाँ पर है या नहीं, इसे चेक करने के लिए आपको f - x fx के बराबर आना चाहिए, उसी को आप विषम फलन कह सकते हो, ठीक। तो विषम फलन चेक करके देखना होगा, यानी कि ये याद रखो आप कि विषम फलन में x के जगह पे -x रखने से टोटल फंक्शन का निगेटिव हो जाना चाहिए। यानी कि सबसे पहले हमने यहाँ पे देखेंगे कि ये विषम फलन है कि नहीं। अगर विषम फलन है तो इसका आंसर हो जाएगा 0, और नहीं तो फिर कुछ दूसरा सोचेंगे। और अगर जो बच्चे टैलेंटेड हैं उनको तुरंत पता चल जाता है कि वास्तव में ये विषम फलन है। कैसे, आप चेक कर लो। तो देखो लॉग है 1 + x है, तो मैंने क्या बोला, x को -x लिखो, चिन्ह बदल करके, तो नीचे हो जाएगा प्लस, ऐसा। इसे आप लिख सकते हैं ना, लॉग 1 + x/1 - x, तब पावर हो जाएगा -1, यही पावर पीछे आ जाएगा, यही पावर पीछे आ जाएगा। तो टोटल फंक्शन का देख सकते हो -fx आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि x को आपने जब -x रखा तो टोटल का निगेटिव आ गया, यानी -f(-x) -fx आ रहा है। इसका मतलब ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन जब भी -a से a होगा तो उसका इंटीग्रेशन वैल्यू यानी समाकलन वैल्यू 0 होगा। सो इट्स राइट आंसर इज 0, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, थोड़ा सा समय लगेगा, ठीक है, लेकिन अगर आपको सीखना है तो मेरे साथ सॉल्यूशन को देखना होगा, क्योंकि इस एक क्वेश्चन के सॉल्व करने से ऐसा नहीं है ना कि आप इसी एक क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। अगर आपने सीख लिया ना तो अगले क्वेश्चन को भी आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। चलो, x dx है तो x का इंटीग्रेशन x के पावर n वाला सूत्र लगा लो, x²/2। आपका अपर लिमिट है 15, लोअर लिमिट है 14। x के जगह पे पहले अपर लिमिट रखेंगे, तो 15 का स्क्वायर/2 माइनस 14 का स्क्वायर/2, ठीक है। अब इसको कैलकुलेशन करना होगा, तो 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225, 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, अब बटे कितना हो जाएगा स्टूडेंट, x²/2 था तो यहाँ 2 हो जाएगा, ठीक। चलिए 225 में 196 हम माइनस कर लेते हैं तो आएगा कितना। अगर 225 में 200 माइनस करते तो 25 आता, लेकिन उससे भी कम माइनस करना है तो ज़्यादा बचेगा, तो 25 और 4 29, यानी कि 29/2 इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ओके, सी क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पे समाकलन आपका पूछा गया sin x × cos³ x dx -1 से 1, ठीक। तो जब भी मैंने अभी बोला हो सकता है आप इसको डिटेल से बना लो, लेकिन मैं ये बार बार कह रहा हूँ कि आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रहे हो, और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने में आपको कम से कम वक्त लगाना है, तभी आप 1 घंटे में 50 क्वेश्चन कर पाओगे। अगर ज़्यादा समय लगाओगे तो क्वेश्चन आपका छूटने का डर रहेगा। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में -a से a है, तो एज टीचर मैं बता चुका हूँ आपको कि जब भी -a से a का सेंस रहता हो तो आप उस प्रॉपर्टी को ज़रूर ट्राई करो। हो सकता है वो ऑड फंक्शन हो, और ऑड फंक्शन के केस में उसका आंसर 0 होगा। यहाँ पे x को अगर आप -x लिखोगे तो टोटल का निगेटिव आ जाएगा, sin -x माइनस साइन x, और cos -x cos x होता है, तो टोटल का निगेटिव हो जाएगा। इट मीन्स ये ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन -a से a के केस में 0 होता है।
तो इसका आंसर हो गया आपका ये। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। x का पावर 19 cos का पावर 8x dx। गजब, ये रेगुलर क्वेश्चन, ये भी आपका ऑड फंक्शन है, इसका भी आंसर 0 होगा, यानी सी। क्वेश्चन नंबर 14, रूट एक्स का इंटीग्रेट करना है आपको, रूट एक्स को समाकलन करना है और 2/3 पहले से है। तो रूट एक्स का फॉर्मूला अगर आप लगाओगे इंटीग्रेशन में तो एक्स का पावर हाफ है, तो हाफ प्लस 1/हाफ प्लस 1। तो 2/3 पहले से है, इसका हो जाएगा 3/2, तो ये हो जाएगा 2/3 और x का पावर 3/2, यानी आंसर कितना हो गया 4/9 x का पावर 3/2। तो 4/9 x का पावर 3/2 ऑप्शन नंबर सी में है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, x - 3/x² - 9 इंटीग्रल ऑफ dx, इन इंटीग्रेट करना है। तो थोड़ा सा आप इसको सिंप्लीफाई कर लो। x - 3 है और x² - 9 को हम लिख सकते हैं x - 3 × x + 3, क्योंकि इंटीग्रेट जब भी करते हो ना स्टूडेंट, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने आना चाहिए, हो सकता है सिंप्लीफाई करने से आपका आसानी से हो जाए। तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, x - 3 कैंसिल हो गया। अब आपका आ गया क्या चीज़, और dx/x + 3 इंटीग्रेशन। तो 1/x का इंटीग्रेशन होता है लॉग, तो इसका आंसर हो जाएगा log मॉडुलस x + 3 d + c। तो log x + 3 इसका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, 4dx/1 - अंडर रूट है 1 - 16x², यही क्वेश्चन है ना, आपको दिख रहा है ना, ओके। तो चलिए यहाँ पे आप ऐसा कर लो, इसका जो काम है 4 ऊपर में है, अंडर रूट है 1 - देखो 16x² है, तो इसको आप लिख सकते हैं ना 4x का होल स्क्वायर। आप इस चैनल पर आकर के बहुत सारा सेलेक्टेड वीडियो भी देख सकते हो, क्योंकि ये क्लास 11 के और 12 के मैथ्स के लिए द बेस्ट चैनल मैं कह सकता हूँ। आप नहीं मानो मेरे बात को, आप इसको देखो आकर के, उसके कॉन्सेप्ट को देखो, बहुत सारे आपके थ्योरेटिकल इसमें क्वेश्चन है। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, आप इस चैनल के सदस्य बन के देखो, आपको बहुत फ़ायदा होगा। एज ए टीचर मैं कह रहा हूँ, क्योंकि वीडियो तो बहुत लोग बना लेते हैं, बट मैं टीचिंग का काम करता हूँ, तो हमें पता है कि कैसे बच्चा जल्दी समझ सकता है। अब देखो यहाँ पे फॉर्मूला लग सकता है 1 - 4x का होल स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर लिख दो, तो अंडर रूट a² - x², यहाँ पे इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगेगा 4 आपका पहले से है, dx/a² - x², a² - x² अंडर रूट में है, इसका इंटीग्रेशन होता है साइन इन्वर्स x/a। आपका a 1 है तो यहाँ, लेकिन सबसे ज़रूरी बात यहाँ पे x के कोफिशिएंट से आपको डिवाइड करना है। ये 4 कैंसिल हो जाएगा, साइन इन्वर्स 4x इसका सही आंसर होगा, साइन इन्वर्स 4x इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग कर लेते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ sec 4x tan 4x, यानी यहाँ पे आपका फॉर्मूला ये काम करेगा sec x × tan x। तो sec x × tan x का इंटीग्रेशन डायरेक्ट होता है sec x। इसके हिसाब से sec 4x तो होगा ही होगा, बाय 4 होगा, x के कोफिशिएंट से डिवाइड करना है, यानी sec 4x/4 इसका सही आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18, sec² 6x, यहाँ भी आपका फॉर्मूला काम करेगा। अगर आप जानते हो sec² x का इंटीग्रेशन जो कि 10x होता है, तो इसका हो जाएगा tan 6x/6, क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ पे 6 है, तो tan 6x/6 होगा आंसर। याद रखना, कभी कभी मन में कन्फ्यूजन आ जाता है कि 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो डिफ्रेंशिएशन में मल्टीप्लाई किया जाता है मेरे दोस्त, इंटीग्रेशन में डिवाइड करेंगे, यानी 1/6 होगा, ऑप्शन नंबर बी। बात कर लेते, थोड़ा वेक्टर आ चुका है यहाँ पे J.I × K। इसको जब आप एक्सपेंड करोगे
तो जे डॉट आई कैप प्लस जे डॉट के कैप। एक्चुअली दोनों परपेंडिकुलर वेक्टर है, लंब वेक्टर है, इसलिए इसका वैल्यू होगा 0। याद रखना, दो लंबवत सदिश का डॉट प्रोडक्ट, दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट 0 होता है, और ये भी 0 हो जाएगा, यानी कि 0 + 0 0। इसका आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 20, 5 इंटू डी एक्स बाय 1 + 25x², इसे इंटीग्रेट करना है। 5 dx बाय 1 + 1² प्लस 25x² है ना स्टूडेंट, ओके। तो 25 को क्या लिख सकते हो, 5x का होल स्क्वायर। यहाँ पे आपका फॉर्मूला लग जाएगा dx बाय a² प्लस x², और वो होता है tan इनवर्स x बाय a। तो 5 लिखोगे, बाहर में है, tan इनवर्स 5x बाय a कितना है 1, और x के ऑप्शन, हाँ ये याद रखना, इंटीग्रेशन के लिए याद जरूर रखना, x के ऑप्शन से डिवाइड करेंगे, 5 कैंसिल हो जाएगा, यानी आपका आंसर आ जाएगा tan इनवर्स 5x। तो इसका सही आंसर हो गया tan इनवर्स 5x। ठीक है स्टूडेंट, तो अभी हम 20 क्वेश्चंस को बता रहे हैं। अगले पार्ट में और भी जो क्वेश्चंस पूछा गया मॉडल पेपर में, जस्ट कुछ देर के बाद दूसरे वीडियो में आपका इस जो बचा हुआ क्वेश्चंस है उसका सॉल्यूशन दे देंगे। तो बस एक बात मैं फिर कर दूं, अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करो, और सब्सक्राइब करके लाइक बटन को ज़रूर कर देना। ये बार बार मैं ही कह रहा हूँ, जो कि हमें हौसला तो बढ़ाएगा ही, ये तो हमें लगेगा कि हम इतनी मेहनत करके अगर ये क्वेश्चंस बता रहे हैं, बच्चों को कोई फ़ायदा हो ही नहीं रहा, तो निरुद्देश्य हो जाते हम, हमारा कोई उद्देश्य नहीं रहता। क्योंकि अपना मैं कोचिंग चला ही रहा हूँ, तो चाहता हूँ कि जितना ज़्यादा बच्चे हमसे लाभान्वित हो, इसलिए आपके लिए ही है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये चैनल आपके नॉलेज को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करेगा। ओके, जय हिंद, थैंक यू।